हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। चैप्टर 7 जो हमारा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें आज की इस वीडियो में हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे जो भी इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम जन्मजात व उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य डिफरेंस यानी कि अंतर देखेंगे। इसके अलावा हम पैथोजेंस यानी कि रोग कारक या रोगाणु क्या होते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता जिसको हम कहते हैं। तो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता एक्चुअल में है क्या। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र उपस्थित है। अब हमारे शरीर के अंदर एक नॉर्मल सी बात अगर आप समझें तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, जिसमें से एक होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसको कि आप श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो ये श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। उसमें से कुछ विशेष कोशिकाएं होती है, जैसे आप देखेंगे एक होती है टी कोशिका और एक होती है क्या, बी कोशिका। क्या होती है, एक टी कोशिका होती है और एक कौन सी कोशिका होती है, बी कोशिका। एक बी कोशिका होती है। ये दोनों कोशिकाएं जो होती है विशेष प्रकार के एंटीबॉडी का डेवलप करने का काम करती हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को डेवलप करने का काम करती है। एंटीबॉडी को डेवलप करने का काम करती है। और आपको पता है कि एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीबॉडी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। तो ये क्या करती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है, यानी डब्ल्यूबीसी कुल मिलाकर के क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे बी कोशिका, टी कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को डेवलप करती हैं, यानी कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। और यही प्रतिरक्षी क्या करते हैं, बाहर से जब कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है, जैसे ही कोई बाहर से रोगाणु प्रवेश करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप हुए रहेंगे वो एंटीबॉडी उनसे लड़ने का काम शुरू कर देते हैं और उन एंटीजनों को, यानी जो बाहर से रोगाणु आ रहा है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम डब्ल्यूबीसी को इसीलिए क्या कहते हैं, वीर सिपाही भी कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हम किसे जो है वीर सिपाही कहते हैं, किस कोशिका को वीर सिपाही कहते हैं। तो आपको याद रखना डब्ल्यूबीसी को। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, वीर सिपाही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडी का डेवलप करके हमारे शरीर की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती है। तो सिंपल सी बात हमको यह समझना है कि हर एक जीवधारी के अंदर, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो, उस जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानव इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। हर एक जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और रोगों से लड़ने की इसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, या हम इसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होती है, और जिस व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी कम है यानी कि प्रतिरक्षा कमजोर है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसके अंदर बहुत कम होती है। जैसे अभी आपने देखा था कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, तो कोरोना वायरस के टाइम पे हमको क्या समझ में आया कि जैसे बहुत सारे व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम क्या था, कमजोर था। तो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था उनके लिए कई अलग अलग प्रकार की औषधियां लोग बाग सजेस्ट कर रहे थे कि इन औषधियों को आप यूज करिए, तो इससे आपका इम्यूनिटी मजबूत होगा, कोरोना से लड़ने में आपको मदद मिलेगी। जैसे एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है गुरिच। आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में नाम सुने होंगे गुरिच। तो ये एक ऐसी वनस्पति है जिसका उपयोग अधिकतर हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही करते हैं। तो इसका काढ़ा जो है पीने से इम्यूनिटी ज्यादा मात्रा में डेवलप होती है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से आप इम्यूनिटी को ज्यादा मात्रा में डेवलप कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी अगर जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता अगर ज्यादा है, तो जल्दी से वह व्यक्ति किसी रोग से ठीक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत है, अब अगर कोई बाहर से कोई रोग उसको हो गया, तो अगर उस व्यक्ति को कोई रोग हो जाएगा
जाएगा तो वो व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ही कमजोर है, भले ही उसकी दवाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तब भी उसको दिक्कत आती है, वो व्यक्ति जल्दी खत्म हो सकता है। यानी सीधा सा संबंध ये है कि अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है, हमारा इम्यून सिस्टम अगर हमारा क्या है, ठीक ठाक है, तो रोगों से लड़ने में हमारी ज्यादा मदद करेगा, यानी हम जल्दी ही रोगों से ठीक हो जाएंगे। तो हमको बस ये समझना है कि इम्यून सिस्टम, हम तो बाद में समझेंगे, इसके बाद समझेंगे इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता। तो हर एक जीवधारी के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, उसी क्षमता को हम बोलते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, या हम इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का सीधे से मतलब है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वही कहलाती है प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी कहलाती है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। प्रतिरक्षा तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बताया। किसने बताया? एडवर्ड जेनर ने बताया। सभी को पता है कि चेचक के टीके की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। तो यहां पे आपको बस सिंपल सा समझना है कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या ऐसा होता है, ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं होती है और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो सिंपल सी बात आपको यहां पे बस थोड़ा सा समझना है कि प्रतिरक्षा विज्ञान की जो आधारशिला है, इसको सबसे पहले किसने रखा? एडवर्ड जेनर ने। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि प्रतिरक्षा तंत्र एक्चुअल में है क्या, किस प्रकार से वर्क करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया एडवर्ड जेनर ने। अतः इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको यह भी याद रखना कि फादर ऑफ इम्यून सिस्टम कौन है? तो फादर ऑफ इम्यून सिस्टम है एडवर्ड जेनर। तो इन्हें हम प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। चलिए इसके अलावा हमारे शरीर में आपको याद रखना है कि प्रतिरक्षा जो है बी तथा टी कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। हमने आपको क्या बताया कि मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है बी कोशिका और एक होती है क्या? बी व टी। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हमको यही समझना है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो है बी तथा टी कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। किसके कारण? बी और टी कोशिकाओं के कारण। और ये दोनों कहां पाए जाते हैं? तो ये दोनों पाए जाते हैं किसके अंदर? ये दोनों पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर। चलिए तो इसके अलावा आपको देखना है कि जो बी कोशिका होती है, बी और टी कोशिका अब कैसे वर्क करते हैं, दोनों का वर्क क्या है, यानी दोनों का काम क्या है। तो जो बी लिम्फोसाइट, इसको बी लिम्फोसाइट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट जो होती है वही दो प्रकार की कोशिकाओं को डेवलप करती है। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, या इनको आप कह सकते हैं बी कोशिका और टी कोशिका। तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या है देखिए, और टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो बी लिम्फोसाइट होती है या जो बी कोशिकाएं होती है तथा जो टी कोशिकाएं होती है, ये प्रेरित हो जाती है और प्रेरित होने के बाद बहुत सी प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाओं को पैदा करती है। क्या करती है? बहुत सी प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। दोनों कोशिकाएं मिलकर के, बी कोशिका और टी कोशिका, ये दोनों प्रेरित होती हैं और प्रेरित होने के बाद ये दोनों मिलकर के कुछ इंपोर्टेंट प्रभावी, या आप कह सकते हैं प्रभावी कोशिकाएं, और इसके अलावा कुछ याददाश्त कोशिकाओं का भी निर्माण करती है। अभी आप देखेंगे प्रभावी कोशिकाओं का और याददाश्त कोशिकाओं का मतलब क्या है और इनका अलग अलग वर्क होता है। तो जब सबसे पहले यदि हम बात करें प्रभावी कोशिकाएं जो होती है, देखिए बी कोशिका और टी कोशिका ने मिलकर के दो प्रकार के चीजों का निर्माण किया। किसका किसका निर्माण किया? प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण किया, और किसका निर्माण किया? और इसके अलावा याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण किया। तो बी व टी दोनों ने मिलकर किया। किसका निर्माण किया? प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण किया और याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण किया। अब देखिए क्या होगा, जो हमारी प्रभावी कोशिकाएं होती है, प्रभावी कोशिकाएं जो होती है ये आक्रमण करने वाले एंटीजनों को नष्ट करने में सहायता करती है। मतलब हमने क्या बताया आपको कि दो प्रकार की कोशिकाएं जो है बनी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की कोशिकाएं थी हमारे पास। एक हमारे पास क्या थी? बी कोशिका, और एक हमारे पास थी टी कोशिका। तो इस बी कोशिका ने प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? प्रभावी कोशिकाओं का। और इस टी कोशिका ने याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? याददाश्त कोशिकाओं का। तो ये जो प्रभावी कोशिकाएं होती है, ये प्रभावी कोशिकाओं का काम क्या है? ये प्रभावी कोशिकाएं क्या करती है? किसी प्रकार से एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। किसको? एंटीजन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। तो एंटीजन को नष्ट करने का काम कौन करती है? इसमें से जो प्रभावी कोशिकाएं होती है,
यानी जो एक्टिव कोशिकाएं होती है, एक्टिव सेल जो होती हैं, जो कि बी कोशिकाओं के द्वारा डेवलप हुई है, ये एंटीजन को नष्ट करने का काम करती है। तो जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आकर के प्रवेश करेगा, वैसे ही ये जो प्रभावी कोशिकाएं होती है उनको नष्ट करने का काम शुरू कर देती हैं। अब बचा हमारा टी वाली कोशिका। तो देखिए हमारी जो टी कोशिकाएं होती है, टी कोशिकाएं क्या करती है? टी कोशिका याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये जो याददाश्त कोशिकाएं होती है ना, ये याददाश्त कोशिकाएं जो होती है दूसरे आक्रमणों के समय फिर से प्रभावी तथा याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करती है या उत्पादन करती है। और प्रभावी कोशिकाएं केवल कुछ समय तक ही जीवित रहती हैं, जबकि याददाश्त कोशिकाएं जो होती है बहुत दिनों तक जीवित रहकर अपने कार्यों का संपादन करती है। दो चीजें यहां पे हमको समझ में आई कि जो हमारी बी कोशिका थी और टी कोशिका थी, हमारी जो कौन कौन सी कोशिका थी? हमारी जो बी कोशिका थी और टी कोशिका थी। देखिए हमारी जो बी कोशिका थी, इसने प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण किया, और प्रभावी कोशिकाओं का काम क्या है? प्रतिजन यानी कि एंटीजन को नष्ट करने का काम है। अब ये जो हमारे एंटीजन होते हैं ना, एंटीजन रोग कारक होते हैं, मतलब रोग फैलाने वाले कारक होते हैं, और इनको नष्ट करने का काम कौन करेगी? प्रभावी कोशिकाएं नष्ट करेगी। और ये जो प्रभावी कोशिकाएं होती है ना, ये बहुत कम समय तक जीवित रहती है, ये बहुत कम समय तक जीवित रहती हैं। तो जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करेगा, उतने समय ये प्रभावी कोशिकाएं उनसे लड़ने का काम शुरू कर देंगी और उनको नष्ट करने का काम शुरू कर देंगी। और जैसे ही एंटीजन खत्म हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद ये प्रभावी कोशिकाएं भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब जो हमारी टी कोशिका थी, इस टी कोशिका ने किसका निर्माण किया? याददाश्त कोशिका का निर्माण किया। तो ये जो याददाश्त कोशिका है ना, इस याददाश्त कोशिका में क्या देखा हमने कि ये जो याददाश्त कोशिका होती है, इसका काम क्या है? इसका काम है फिर से, मतलब इसका काम यही है, याददाश्त कोशिकाओं को यही काम है कि ये फिर से क्या करती है? प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है? ये फिर से प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये फिर से प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करेगी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। और फिर से ये याददाश्त कोशिकाओं का क्या करेगी? ये फिर से याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करेगी। मतलब इसका काम एक ही है, केवल इसका काम है याददाश्त और प्रभावी कोशिकाओं का फिर से निर्माण करना। तो प्रभावी कोशिकाओं का काम क्या है? एंटीजन को नष्ट करने का काम। और प्रभावी कोशिकाओं को बनाने का काम किसका है? तो याददाश्त कोशिकाओं का काम है। तो बाद में याददाश्त कोशिकाएं फिर से प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है। बाद में फिर से अगर कोई एंटीजन आएगा तो फिर से ये याददाश्त कोशिकाएं फिर से प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है और फिर से याददाश्त कोशिकाओं का भी निर्माण करती है। तो ये जो याददाश्त कोशिकाएं होती है, ये अधिक समय तक क्रियाशील रहती है। ये लंबे समय तक शरीर में क्या होती है? ये लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। लंबे समय तक ये बनी रहती है शरीर में। तो आपको याद रखना है कि ये लंबे समय तक शरीर में क्या होती हैं? लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं। तो लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी प्रभावी कोशिकाएं होती है, ये बहुत कम समय तक हमारे शरीर के अंदर बनी रहती हैं। इसके अलावा जो हमारी याददाश्त कोशिकाएं हैं, ये शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक रहती हैं, क्योंकि बाद में भी कभी अगर एंटीजन मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो फिर से ये कोशिकाएं क्या करती है? ये जो याददाश्त कोशिकाएं हैं, फिर से प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती जाती हैं, और यही प्रभावी कोशिकाएं फिर क्या करते हैं? एंटीजन को क्रमशः धीरे धीरे करके नष्ट करने का काम करते हैं। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद होता है, और उस प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में कौन भाग लेता है? तो बी कोशिका और टी कोशिका, यानी कि आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी इनको कह सकते हैं। तो बी कोशिका और टी कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी में होते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जिनके अंदर होते हैं बी और टी कोशिकाएं। तो बी और टी कोशिकाएं जो है, हमने आपको बताया कि वो बी कोशिका क्या करती है? प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है, और प्रभावी कोशिकाएं एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। याददाश्त कोशिकाएं फिर से प्रभावी कोशिकाओं को उत्पन्न करने का काम करती हैं, और ये लंबे समय तक शरीर के अंदर जीवित रहती हैं और हमारी लगातार जो है शरीर की हमारी रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आप एक चीज ये भी देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि कुछ खतरनाक बीमारियां जो है दोबारा नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई वायरल डिसीज हो गई है, कोई बड़ी सी वायरल डिसीज, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर दोबारा जो है इतनी जल्दी से वायरल डिसीज या इतना जल्दी कोई भी दूसरी महामारी या दूसरा आप कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी बीमारी जो है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर पहले अगर कोई एक बड़ी बीमारी हो गई है, उस व्यक्ति के अंदर दोबारा वो बीमारी देखने को बहुत कम मिलती है। तो अगर कोई बड़ी बीमारी किसी एक व्यक्ति के अंदर हो गई है
तो वह उसके अंदर दोबारा होने का चांसेस बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि याददाश्त कोशिकाएं इतनी एक्टिव हो जाती है कि ये लगातार प्रभावी कोशिकाओं को उत्पन्न करके पूरी तरह से उनको नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से दोबारा उनका आक्रमण होने का खतरा जो है बहुत कम रहता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि ये जो याददाश्त कोशिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर लंबे समय तक बनी रहती हैं, और इसी कारण से क्या होता है कि खतरनाक बीमारियां जो होती है ये दोबारा इतनी जल्दी नहीं होती हैं। क्योंकि दोबारा इनका आक्रमण जब होता है तो ये याददाश्त कोशिकाएं क्या करती है, इनके आक्रमण को अप्रभावी बना देती हैं। क्या करती हैं? ये जो याददाश्त कोशिकाएं होती है जब दोबारा कोई भी बीमारी जो है, बड़ी बीमारी आक्रमण करेगी उस व्यक्ति के अंदर, तो ये उस बीमारी को निष्क्रिय बना देते हैं या अप्रभावी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? निष्क्रिय, अप्रभावी बना देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा क्या होता है, हमारे शरीर में याददाश्त कोशिकाएं जो होती है ये पाई कहां जाती है, तो आपको याद रखना है स्पेशली प्लीहा और लसिका गांठों में। ये जो याददाश्त कोशिकाएं होती है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन आप जिसको बोलते हैं, इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। आपको यह भी याद रखना है, प्लीहा को हम क्या कहते हैं? प्लीहा का दूसरा नाम है स्प्लीन, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, और इसका हिंदी में दूसरा नाम है तिल्ली। क्या है? तिल्ली। तो प्लीहा का काम क्या है? प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान है। आरबीसी जो है मुख्यतः यहीं जाकर के नष्ट होती हैं, यानी कि खत्म होती हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम मृत कोशिकाओं का या आरबीसी का हम क्या कहते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। यानी हम आप ये कह सकते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, यानी कि आरबीसी का ये क्या है? आरबीसी का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा जहां पे इसका दफन हो जाती है, आरबीसी जाकर के नष्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो कब्रिस्तान में मतलब ये मृत कोशिकाओं का कब्रिस्तान है, यानी जो कोशिकाएं जाकर के मृत होती है वो कहां होती है? प्लीहा में होती है। चाहे आपकी आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, ये तीनों प्रकार की कणिकाएं जो है कहां जाकर के समाप्त होती है? प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को हम क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का कब्रिस्तान, या हम आरबीसी का स्पेशली कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बड़ी बीमारी एक बार हो गई है तो दोबारा इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि अगर दोबारा होती है तो ये हमारी जो याददाश्त कोशिकाएं होती है ये उनको अप्रभावी बना देती है। याददाश्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर जो लसिका गांठें होती है, लसिका गांठों के अंदर और प्लीहा के अंदर ही क्या होती है? संरक्षित होती है, मतलब यहीं पर इकट्ठा रहती हैं। इसके अलावा जब कोई बीमारी होती है और प्रतिरक्षा के विकसित हो जाने के कारण दोबारा नहीं होती है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम उपार्जित या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में हमने क्या देखा कि सक्रिय प्रतिरक्षा एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो कि अगर एक बार कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई है, तो अगर ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो गई है, मतलब एक ऐसी प्रतिरक्षा जो कि अगर शरीर के अंदर विकसित हो गई है, तो अगर कोई एक बीमारी एक बार हो गई है तो वह दोबारा नहीं होगी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, या हम इसको कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा, या हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। क्योंकि अगर यह प्रतिरक्षा एक बार डेवलप हो गई है तो इतना जल्दी दोबारा दूसरी बीमारी होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये उन बीमारियों को अप्रभावी बना देती हैं, निष्क्रिय बना देती हैं। तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि जो हमारा प्रतिरक्षा विज्ञान है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बताया। एडवर्ड जेनर हमने आपको बताया कि चेचक के टीके का भी इन्होंने खोज किया था। तो इसके अलावा आपने देखा कि एडवर्ड जेनर को हम प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है उसमें कौन भाग लेता है, तो बी कोशिका और टी कोशिका, जिनको आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। तो ये बी कोशिका और टी कोशिका हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे जो बी कोशिका है वो प्रभावी कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये प्रभावी कोशिका क्या करते हैं? ये एंटीजन को, यानी कि किसी प्रकार से रोगाणु या रोगजनक को नष्ट करने का काम करते हैं। और जो हमारी टी कोशिका है ये याददाश्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, और ये याददाश्त कोशिकाएं जो होती है जीवन भर बनी रहती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर से प्रभावी कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकती है, और फिर से अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो फिर से ये प्रभावी कोशिकाएं उनको नष्ट करने का काम करेगी। तो चलिए जल्दी से आप लोग पहुंच करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास जैसे मान लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि इम्यून सिस्टम है, तो इस इम्यून सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा के प्रकार। तो कौन कौन सी प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है? सबसे पहली जो प्रकार की प्रतिरक्षा है हमारी, इसको हम बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं इसको हम?
स्वाभाविक प्रतिरक्षा बोलते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, इसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा होती है जिसमें आप देखेंगे कि ये प्रतिरक्षा जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति का बर्थ हुआ है तो बर्थ के समय से ही ये इम्यूनिटी जो है उस व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है, जो कि उस व्यक्ति की किसी भी रोग से रक्षा करने के लिए हेल्प करती है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है यह एक प्रकार की जन्मजात प्रतिरक्षा भी होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है, क्योंकि यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होती है। प्राकृतिक का मतलब जैसे ही ये जन्म हुआ है किसी बच्चे का, उस बच्चे के जन्म से लेकर के ही ये प्रतिरक्षा उसके अंदर डेवलप रहती है पहले से ही। तो ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मावस्था से यानी कि जन्म से ही मौजूद होती है, इस प्रकार की प्रतिरोधकता को या इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या बोलते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो प्रतिरक्षा का पहला प्रकार है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जिसको कि हम प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। तो जन्मजात प्रतिरक्षा से आशय है कि यह प्रतिरक्षा किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो आपको यह भी चीज ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी जो प्रतिरक्षा है या जो इम्यूनिटी है पूरे के पूरे जीवन काल में विकसित होगी, जीवन काल में भी विकसित होगी, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि कुछ प्रतिरक्षा या कुछ इम्यूनिटी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी होती है कि जब उसका बर्थ होता है तभी से उसके अंदर मौजूद होती हैं और बर्थ से ही उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा या इसको आप कह सकते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह हमारी पहली प्रतिरक्षा या पहली इम्यूनिटी का प्रकार है। अब हमारा दूसरा है उपार्जित प्रतिरोधकता या उपार्जित प्रतिरक्षा आप इसको कह सकते हैं, या इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रतिरोधकता जो हमारे शरीर में जन्म से तो मौजूद नहीं होती है, लेकिन हमारे लाइफ स्पैन के दौरान पूरी की पूरी जीवन अवधि के दौरान, मतलब जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर के हमारे वृद्धावस्था तक के समय के बीच में, यानी पूरी की पूरी जीवन अवधि के बीच में किसी न किसी अवस्था में यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती है। तो एक ऐसी प्रतिरक्षा जो कि जन्म से हमारे शरीर के अंदर जो है उपस्थित नहीं होती है और यह जीवन काल के दौरान विकसित होती है। तो जन्म के बाद यानी जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती है, इस प्रतिरक्षा को या इस प्रतिरोधकता को हम क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यानी कि जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये दो प्रकार की होती है। इसमें से पहली प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। पहली जो प्रतिरक्षा होती है वो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या होती है, पहली जो प्रतिरक्षा का प्रकार है, जो पहली उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। और जो दूसरी होती है ये होती है निष्क्रिय प्रकार की, ये होती है निष्क्रिय या अक्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा। तो दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या होती है दूसरी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा आप इसको कह सकते हैं। तो दूसरी जो होगी, पहली तो होगी सक्रिय और दूसरी क्या होगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या हमने बताया कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, अक्रिय प्रतिरक्षा बोल सकते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को क्या बोल सकते हैं आप, अक्रिय प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं। तो अक्रिय प्रतिरक्षा यानी आपको यह याद रखना है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है यानी कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है जो कि हमारे जीवन काल के दौरान विकसित होती है किसी न किसी अवस्था में, ये दो प्रकार की होती है। उसमें से पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा यानी इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा है हमारा पैसिव इम्यूनिटी यानी कि अक्रिय प्रतिरक्षा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि यह जीवों में अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी सक्रिय प्रतिरक्षा का सीधा सा संबंध यह है, आप कह सकते हैं कि जीवों में जब अपने आप प्राथमिक संक्रमण के कारण प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, मतलब जैसे ही किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई एंटीजन प्रवेश किया किसी व्यक्ति के अंदर, तो जैसे ही कोई रोगाणु या रोगजनक या रोग कारक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, उसी दौरान मतलब प्राथमिक संक्रमण, जब किसी रोग का सबसे पहली बार संक्रमण हमारे शरीर के अंदर होगा तभी यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती है। मतलब यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर पहले से बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा, यानी जैसे ही कोई पैथोजन या रोग कारक या रोग जीवाणु जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, यानी जैसे ही कोई पहली बार बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो वैसे ही यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती है।
तो जन्म से तो वैसे भी ये यदि हम बात करें तो जन्म से तो वैसे भी ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होती है। तो जैसे ही प्राथमिक संक्रमण होता है किसी भी रोगाणु का, वैसे ही उच्च सिचुएशन के दौरान आप देखेंगे कि ये सक्रिय प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाएगी और उन रोगाणुओं से लड़ने का वर्क करेगी, यानी कि उसके लड़ने से रक्षा करेगी हमारे शरीर की। तो कुल मिलाकर के हमको यह समझना है कि सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रतिरक्षा जो कि हमारे शरीर में उतनी समय उत्पन्न होगी जब भी कोई रोग कारक या रोग जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। यानी जब पहली बार किसी रोग का हमारे शरीर के अंदर संक्रमण होगा, कोई पहली बार रोग हमारे शरीर के अंदर आएगा, वैसे ही उस समय जो डेवलप होने वाली प्रतिरक्षा होती है वो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी। इसके बाद हम बात करते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा की, जिसको कि हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है कि यह जो प्रतिरक्षा होती है, यह प्रतिरक्षा जो होती है स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है कि ऐसी प्रतिरोधकता जो होती है स्वयं शरीर के अंदर जो है डेवलप नहीं होती है। मतलब इस प्रतिरोधकता को हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर विकसित करेंगे और फिर उसको अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कराएंगे। मतलब यह प्रतिरोधकता जो होती है किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर विकसित कराएंगे और दूसरे व्यक्ति के अंदर विकसित कराने के बाद फिर अपने शरीर के अंदर उस प्रतिरोधकता को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करवाएंगे, अंदर प्रवेश करवाएंगे। तो यानी हमको यह समझ में आ गया सीधी सी बात कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, जैसे ही कोई पहली बार संक्रमण करेगा रोग हमारे शरीर के अंदर, उस समय जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी वो है सक्रिय प्रतिरक्षा। और अक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो कि हमारे शरीर के अंदर डेवलप होती ही नहीं है, जिसको हम किसी बाहर दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर डेवलप करेंगे और फिर उसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराएंगे, यानी कि इंजेक्ट कराएंगे। तो दोनों में अंतर सबसे पहले तो आपको यही समझ में आ गया कि सक्रिय प्रतिरक्षा भले ही रोगों के प्रवेश करते समय हमारे शरीर के अंदर डेवलप होगी, यानी हमारे शरीर के अंदर ही बनेगी। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर के अंदर ही बनेगी, लेकिन जो अक्रिय प्रतिरक्षा होती है, जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये हमारे शरीर के अंदर डेवलप नहीं होती है। इसका हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। इसका एग्जांपल भी हमने यहां पे लिख रखा है। देखिए किसी भी व्यक्ति में, जैसे मान लीजिए कुत्ते के विषाणु, कुत्ते का विषाणु मतलब कहने का मतलब यह है कि कुत्ता जब किसी को काट देता है तो कुत्ते के काटने से एक वायरस का संक्रमण होता है और उस वायरस का नाम क्या है, रेबीज वायरस। क्या है, रेबीज वायरस। तो ये जो रेबीज वायरस होता है इसका संक्रमण हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया तो उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, रेबीज वायरस जो है इंजेक्ट हो जाता है। और जब रेबीज वायरस इंजेक्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति का शरीर क्या होता है, प्रतिरक्षियों को पैदा करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगता है। तो कुत्ते के अंदर क्या होता है, बहुत सारी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षियों का या एंटीबॉडी जो है डेवलप होने लगती है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा और ये वायरस उसके अंदर प्रवेश किया कुत्ते के अंदर, वैसे ही उस कुत्ते के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी यानी कि डेवलप होने लगेगी। इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी यानी कि उसके अंदर कई सारी एंटीबॉडी डेवलप होने लगेगी, उसके अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण जो है पैदा होने लगेगा। साथ ही साथ यह पर्याप्त नहीं होता है। क्या होता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इसे किसी दूसरे जंतुओं में बनने वाली प्रतिरक्षा को इंजेक्ट करके उसमें प्रतिरक्षा को उत्पन्न करके उसकी रक्षा की जाती है। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, तो अब उस व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति को अगर कुत्ते ने काट लिया तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी जो है डेवलप होने लगेगी। अब वायरस का संक्रमण तो हो गया, जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते ने काटा तो उस व्यक्ति के अंदर वायरस का संक्रमण तो हो गया। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को मान लीजिए कुत्ते ने काटा, अब उसके अंदर रेबीज वायरस चला गया। अब जैसे ही रेबीज वायरस उस व्यक्ति के अंदर गया, उस व्यक्ति के अंदर उससे लड़ने के लिए क्या होता है, कई सारे एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं और ये एंटीबॉडी जो है उनसे लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। मतलब कुछ हद तक तो लड़ेंगे लेकिन पूरी हद तक उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, जिस कारण हम क्या करते हैं, फिर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जो इसका वैक्सीन बना होगा या जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, रेबीज से लड़ने वाली जो इम्यूनिटी किसी व्यक्ति के अंदर बनी होगी या एंटीबॉडी बने होंगे, उस प्रतिरक्षी या इम्यूनिटी को हम ला करके फिर क्या करेंगे, उस व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कराएंगे जिसके अंदर कुत्ते ने काटा है। यानी सिंपल सी बात है कि ये ऐसी प्रतिरोधकता या ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो कि हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती है। और अगर हमारे शरीर में कुछ रोग हो गया है उस दौरान हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप तो होने लगेंगे, लेकिन वो एंटीबॉडी उस वायरस को खत्म नहीं कर पाएंगे,
इस हेतु हमें किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जो बना हुआ है इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी की आवश्यकता होगी, तो और ताकि उस व्यक्ति की रक्षा की जा सके। यानी हमको यह समझ में आया कि जो अक्रिय प्रतिरक्षा होती है यह किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है डेवलप होने वाली प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा होती है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है अक्रिय प्रतिरक्षा में कि यह प्रतिरक्षा जो है स्वयं के शरीर में विकसित नहीं होती है। जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है उस दौरान हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होने लगते हैं और फिर हम ये जो प्रतिरक्षा है हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर डेवलप करते हैं। तो ये प्रतिरोधकता की हम बात करें या ये प्रतिरक्षा जो होती है स्वयं शरीर के अंदर डेवलप नहीं होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि किसके किसके बीच डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य अंतर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इस डिफरेंस के आने की पूरी संभावना, ये अंतर आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जन्मजात प्रतिरोधकता या जन्मजात प्रतिरक्षा का पहला डिफरेंस तो आपको यही पता है कि हमने आपको क्या बताया कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है या जन्मजात प्रतिरोधकता होती है ये किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। तो हमने आपको यही बताया है। तो पहला अंतर तो आप यही लिख लेंगे कि जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है तो ये जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी इसको हम कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां पे जन्मजात ना लिख करके ऐसा पूछ दे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए, ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा और ये आपका है एक उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा की पहली विशेषता क्या है या पहला डिफरेंस क्या है कि यह किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही डेवलप हो जाती है, यानी कि यह जन्म से ही डेवलप होने वाली प्रतिरक्षा होती है। यदि हम उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो यह किसी ही व्यक्ति के अंदर यह प्रतिरक्षा जो है जन्म से विकसित नहीं होती है बल्कि उस व्यक्ति के जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में विकसित होती है। यानी यह प्रतिरक्षा जो है जन्म के बाद उत्पन्न होती है। जब जन्म होता है उसी समय से यह प्रतिरोधकता व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, यह जन्म के बाद किसी न किसी काल में यह प्रतिरोधकता जो है उत्पन्न होती है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही लिखना है कि यह जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब है कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद किसी न किसी अवस्था में विकसित होती है। दूसरा डिफरेंस आपको लिखना है कि ये जो आपकी स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है यह एक नॉर्मली यानी एक सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। यानी आप देखेंगे कि जो हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा होती है भले ही ये जन्म से हमारे अंदर डेवलप है लेकिन यह उतना कारगर नहीं है जितना कि उपार्जित प्रतिरक्षा। क्योंकि जन्मजात जो प्रतिरक्षा है हमारे शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई एक बार हमारे अंदर रोग प्रवेश कर गया उतनी समय तो ये क्या करेंगे उससे लड़ने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन अगर दोबारा कोई रोग मान लीजिए वही रोग अगर दोबारा होता है तब उतनी समय भैया इनकी जरूरत ये मतलब काम नहीं करने वाले हैं वहां पे, फिर आपको जरूरत इसी की पड़ने वाली है उपार्जित प्रतिरक्षा की। यानी सिंपल सी बात है कि ये एक नॉर्मली प्रकार की कॉमन प्रकार की प्रतिरक्षा होती है जो कि कुछ समय तक ही काम करती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो यह शरीर की एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। यानी कि यह प्रतिरक्षा जो होती है भले ही जन्म से मौजूद नहीं होती है लेकिन एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर रोग कारक प्रवेश कर गया तो उनसे तो लड़ेगी ही, साथ ही साथ अगर दोबारा मान लीजिए वही रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो उस रोग को निष्क्रिय करने का भी काम कर देती है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसीलिए हम कहते हैं कि यह एक विशिष्ट प्रकार की यानी कि स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा होती है। तीसरा आपको डिफरेंस याद करना है कि किसी भी एंटीजन या रोगाणु के शरीर में आप देखेंगे जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही सहज प्रतिरक्षा के घटक क्या कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा या आप कह सकते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो होती है ये क्या करती है, इसका मेन काम क्या है कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही तुरंत उन्हें नष्ट कर देने का काम कर देती है। मतलब ऑन द स्पॉट काम है इसका, जैसे ही कोई हमारे शरीर के अंदर आएगा वैसे उनको क्या कर देगी, ये नष्ट करने का काम करेगी। लेकिन यदि हम उपार्जित प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो यह शरीर में प्रवेश करने वाले जो एंटीजन या रोगाणु होते हैं उसको तो पहले कुछ समय तक विशेष प्रकार से उसका अभिज्ञान करेगी, मतलब उसका विश्लेषण करेगी, उसके पश्चात ही निर्णय लेगी कि हमको क्या एक्शन लेना है। मतलब जैसे ही कोई रोग कारक या रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आया
तो यह तुरंत उस पर अटैक नहीं करेगी, ये एंटीबॉडी या ये प्रतिरक्षा जो है उसके अंदर तुरंत अटैक नहीं करेगी। पहले उसको तरीके से देखभाल कर लेगी कि कौन सा रोग कारक या रोगाणु आया है, फिर उसके हिसाब से ये वहां पे एक्शन लेगी। यानी सिंपल सी बात है कि शरीर में प्रवेश करने वाले जो भी एंटीजन होते हैं या जो भी रोगाणु होते हैं, उनमें विशेष अभिज्ञान के द्वारा क्या करती है, ये पहले तो पहचानती है उस रोगाणु को और उसके पश्चात ही उनको नष्ट करने का काम करती है। मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा ने क्या किया, तुरंत जैसे ही कोई रोगाणु आया उसको नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। और ये कुछ समय लेगी, पहले उस रोगाणु को अच्छी तरह से देखभाल कर लेगी, पहचानेगी, उसके बाद ही जाकर के ये एक्शन लेगी और फिर उनको नष्ट करने का काम करेगी। चौथा डिफरेंस क्या है कि यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाता है। यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाने का मतलब क्या है कि जैसे ही पहली बार हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश किया, वैसे ही तुरंत उसको नष्ट करने का काम कर दिया। यानी पहली बार तुरंत जैसे हुआ तो सबसे पहले रक्षा करने का काम कौन करेगी, यही करेगी। तो यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाती है। और यह आप देखेंगे कि यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। पूरक प्रतिरक्षा का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में एक रोग कोई हुआ, अब वही रोग अगर जब दोबारा हमारे शरीर के अंदर होगा, उतनी समय जो मेन वर्क काम करेगी, यानी जो पूरक प्रतिरक्षा, यानी जो दोबारा हमारे अंदर आक्रमण करेगा कोई भी रोगाणु, उतनी समय जो हमारे शरीर की मेन रक्षा करेगी वो है हमारी उपार्जित प्रतिरोधकता या उपार्जित प्रतिरक्षा। इसीलिए हम बोलते हैं कि यह एक पूरक प्रतिरक्षा की तरह काम करती है। यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे कि त्वचा की जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, इनके अंदर जो उपस्थित कोशिकाएं होती है, इनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इसके अलावा जो लार ग्रंथियां होती है और जो भक्षकाणु कोशिकाएं होते हैं, ये सभी के सभी जन्मजात प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल हैं। जन्म से ही इनके अंदर जो है कई सारे ग्रंथियों के अंदर आप देखेंगे कई प्रकार के इनके अंदर इम्यूनिटी जो है डेवलप होती है और ये जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आएगा उनको नष्ट करने का काम करेंगे। इसकी यदि हम बात करते हैं तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाएं। मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया कि मेन जो प्रतिरक्षा तंत्र का हमारे शरीर के अंदर निर्माण करेंगी वो है बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाएं। और ये बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं जो है जन्म के बाद ही डेवलप होती हैं और ये जन्म के बाद ही हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी को डेवलप करेंगी, अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी को डेवलप करेंगी और हमारे शरीर की क्या करती हैं, इस प्रकार से रक्षा करने का काम करती हैं। तो जन्मजात व उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या क्या डिफरेंस या अंतर है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है रोगजनक या रोगाणु, जिसको हम एंटीजन या पैथोजन भी कह सकते हैं। तो पैथोजेंस का मतलब ही आप लोग सुने होंगे, पैथोजेंस मतलब हानिकारक चीजें, सीधी सी बात। तो रोग कारक या रोगाणु है क्या एक्चुअल में? ये कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, कोई भी बाह्य पदार्थ हो सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाएं और हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर दें। तो एक्चुअल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, फंगाई आदि हो सकते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग कारक या रोगाणु, रोग कारक या रोगाणु है क्या, हम वही तो आपको बताना चाह रहे हैं। मतलब कोई भी बाह्य पदार्थ या कोई भी ऐसा जीव जो कि हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, उसी को हम बोलते हैं रोग कारक या रोगाणु, या हम पैथोजेंस या एंटीजेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रोगों को पैदा करने वाले जो कारक होते हैं, उन कारकों को ही हम क्या कहते हैं, रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। रोगाणु या पैथोजन यहां पे आपको बना लेना है, रोगाणु या पैथोजन। तो पैथोजन मतलब रोगाणु, और रोगाणु क्या है, तो रोग पैदा करने वाले कारक। मतलब ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, रोगजनक या रोगाणु कहेंगे, या हम उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। यदि हम बात करें कि सबसे पहले रोग कारक या रोगाणु के बारे में किसने बताया, तो आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनको हम बोलते हैं रॉबर्ट कोच। मलेरिया के बारे में भी इन्होंने बताया था बहुत सारी चीजें। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले सन 1876 में, कब, 1876 में, 1876 में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे एक विष ज्वर रोग होता है, आप लोग जैसे जो भी मवेशी होते हैं, जैसे गाय बैल हो गए, उनके अंदर एक रोग हो जाता है और उस रोग को हम बोलते हैं एंथ्रेक्स रोग। क्या बोलते हैं, उस रोग को हम बोलते हैं एंथ्रेक्स रोग। तो एंथ्रेक्स रोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एंथ्रेक्स रोग। यह एक कॉमन रोग होता है जो कि किसी भी मवेशी के अंदर उत्पन्न होता है। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में क्या बताया रोगाणु या रोगजनक के बारे में, यह आपको थोड़ा सा समझना है। तो रॉबर्ट कोच ने बताया कि विष ज्वर या एंथ्रेक्स से मृत भेड़ में
जब रुधिर का जब क्या किया उन्होंने परीक्षण किया तो उसमें से उन्होंने देखा कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु प्राप्त हुआ। इन्होंने क्या किया कि एक भेड़ थी, क्या थी, एक भेड़ थी, एक भेड़ यानी कि एक सिप थी। अब इस भेड़ के अंदर उन्होंने देखा, भेड़ के अंदर उन्होंने क्या देखा, एक रोग देखा और उस रोग का नाम क्या था, एंथ्रेक्स। क्या था, उस रोग का नाम क्या था, एंथ्रेक्स। और जब उन्होंने इसका रक्त में परीक्षण किया तब उन्होंने क्या पाया कि उसके रक्त में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु मिला। उनको कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु मिला, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। और इसी बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण ही जो मवेशी होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि एंथ्रेक्स रोग होता है। तो ये जो हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस है, ये जो हमारा क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये हमारा बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो जब रॉबर्ट कोच 1876 में इन्होंने क्या देखा, एक भेड़ देखा और उस भेड़ को देखा कि वो भेड़ जो थी एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित थी। जब उन्होंने उसके ब्लड का परीक्षण किया, जब उन्होंने उसके ब्लड का टेस्ट किया, तब उनको उस ब्लड में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया दिखाई दिया जिसको हम बोलते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। अब इस जीवाणु को उन्होंने क्या किया, संवर्धन माध्यम में रख दिया, यानी कल्चर माध्यम में रख दिया उन्होंने। और बढ़ाने के बाद मतलब इस बैक्टीरिया को उन्होंने और ज्यादा डेवलप किया और विकसित किया, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न किया। और इसके बाद जब उन्होंने क्या किया कि इसी बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया भेड़ के अंदर मिला था बैसिलस एंथ्रेसिस, जो भेड़ मृत हो गई थी, खत्म हो गई थी, उस भेड़ के ब्लड में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु मिला। और उसी जीवाणु को फिर जब इन्होंने क्या किया, दूसरे भेड़ों के अंदर ट्राई किया। तो जब दूसरे भेड़ के अंदर इन्होंने ट्राई किया, दूसरे भेड़ों के अंदर इन्होंने जब प्रवेश कराया उसी बैक्टीरिया को, तब उन्होंने क्या देखा कि जिस भेड़ के अंदर उन्होंने इस बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को प्रवेश कराया, वे सभी की सभी जो भेड़ थी वो एंथ्रेक्स रोग से मर गई, यानी कि खत्म हो गई। और इसी तकनीक के द्वारा ही जब इन्होंने इस जीवाणु को दूसरे स्तनियों में प्रवेश कराया तो वे भी एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित हो गए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने 1876 में क्या किया, इन्होंने एक मृत भेड़ यानी कि एक मरी हुई भेड़ को देखा। उन्होंने क्या किया, उस भेड़ के अंदर से ब्लड निकाला और ब्लड का परीक्षण किया यानी कि टेस्ट किया। और टेस्ट के दौरान उनको क्या मिला, एक जीवाणु या बैक्टीरिया मिला जिसका नाम था क्या, बैसिलस एंथ्रेसिस। और इस बैसिलस एंथ्रेसिस को उन्होंने क्या किया कि इकट्ठा कर लिया और इन्होंने अलग अलग भेड़ों के ऊपर क्या किया कि यही बैसिलस एंथ्रेसिस को प्रवेश करा दिया, यानी कि इस जीवाणु को उन्होंने अलग अलग बाकी भेड़ों के अंदर भी प्रवेश करा दिया। तो जितने भेड़ों के अंदर उन्होंने ट्राई किया, जितने भेड़ों के अंदर उन्होंने इस बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया को प्रवेश कराया, सभी के सभी जो भेड़ थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और इसके बाद उन्होंने कुछ और स्तनधारियों के अंदर भी ये प्रयोग किया और सभी के सभी स्तनधारी जो है एंथ्रेक्स रोग से क्या हो गए, ग्रसित हो गए। तो अपने इसी निष्कर्ष के दौरान ही उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने जब ये देखा कि हमने एक मृत भेड़ के अंदर से जो जीवाणु निकाला उसको जब बाकी भेड़ों के अंदर ट्राई किया तो वो बाकी भेड़ भी क्या हो गई, मृत हो गई। इससे उन्होंने कई बातें निष्कर्ष निकाली, कई चीजों के बारे में उन्होंने समर्थन दिया और कई सारी बातें बताई। उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई, तो देखिए सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये बताई कि अगर कोई भी रोग ग्रसित जंतु है तो उस रोग ग्रसित जंतु के अंदर शरीर में रोगाणु उपस्थित होते हैं। मतलब अगर कोई रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रोगाणु यानी कि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगल डिसीज या प्रोटोजोन या कवक, कुछ ना कुछ ऐसा चीज जरूर उपस्थित होगा जिसके कारण ही वो व्यक्ति रोगी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पहली चीज तो रॉबर्ट कोच ने यह बताई कि अगर कोई व्यक्ति रोग ग्रसित है, किसी भी रोग से पीड़ित है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ रोगाणु या पैथोजन अवश्य उपस्थित होता है। तो पहली चीज आपको नोट करना है। इसके बाद दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि अगर मान लीजिए कोई भी रोग है तो रोग के रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, जो कि उन्होंने खुद किया था। उन्होंने तो खुद संवर्धन माध्यम में रख करके बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को बढ़ाया था। यानी उन्होंने ये बताया कि अगर कोई रोग के रोगाणु हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या वायरस है, उसको हम कल्चर माध्यम में रख करके और ज्यादा मात्रा में उसकी मात्रा इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको यह नोट करना है। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह भी रोगी हो जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान ही देखा कि अगर कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है
उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हमने क्या किया कि रोगी व्यक्ति के अंदर का बैक्टीरिया निकाल करके स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा दिया, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो यही तीसरी बात उन्होंने बताई कि जब रोगाणु को हम किसी भी पैथोजन या एंटीजन को हम किसी स्वस्थ जंतु के अंदर प्रवेश करा देते हैं, तो जो स्वस्थ जंतु होता है वो भी क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, यानी कि वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। इसके बाद चौथी चीज उन्होंने क्या बताई कि जो दूसरे रोगी जंतु होते हैं, दूसरे रोगी जंतु से भी पहले ही जैसे रोगाणुओं को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2-3 जगह अलग अलग प्रकार के रोगी हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यहां इंडिया में है तो उसके अंदर अलग प्रकार का मान लीजिए कोई एक कॉमन रोग हो गया है, एक कॉमन मान लीजिए डेंगू बुखार हो गई है भारत के किसी व्यक्ति को और मान लीजिए किसी अमेरिका के किसी व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि भारत के उस व्यक्ति के अंदर कोई दूसरा प्रकार का मच्छर काटेगा और वहां कोई दूसरा मच्छर जो इंजेक्ट किया होगा। अब अगर हमको यह पता है कि टाइगर मादा मच्छर के कारण ही डेंगू रोग होता है, तो हमको यह पता है कि वही रोगाणु जो है भारत के अंदर जिस व्यक्ति को रोग हुआ है, बुखार हुई है, डेंगू हुआ है, उसके अंदर भी आप देखेंगे मादा टाइगर मच्छर ही होगा, यानी कि एडिज एजिप्टी होगा। और उसी प्रकार अमेरिका का अगर कोई व्यक्ति डेंगू से ग्रसित है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी एडिज एजिप्टी यानी कि मादा टाइगर मच्छर ही अटैक किया होगा। यानी यह बताया रॉबर्ट कोच ने कि जो दूसरे रोगी जंतु होते हैं उनमें भी पहले ही जंतु के जैसे रोगाणु जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह में अगर भले ही रोगी उपस्थित हैं, लेकिन अगर एक ही रोग के रोगी हैं तो उनके अंदर एक ही प्रकार के रोगाणु को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे रोग कारक या रोगाणु एक्चुअल में होते क्या हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे जीव जो कि हमारे शरीर के अंदर जाने के पश्चात रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, पैथोजन, रोग कारक, या इन्हें हम बोलते हैं रोगाणु। तो रोगाणु आपको समझ में आ गया होगा। रोगाणु या रोगजनक या रोग कारक या पैथोजेंस या एंटीजन क्या होते हैं, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, यानी इम्यूनिटी है क्या, इम्यून सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इम्यून सिस्टम डेवलप होता है यानी विकसित होता है, कौन कौन से इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र के या प्रतिरोधकता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो भी हमने आपको करा दिया। साथ ही साथ हमने आपको एक अंतर डिफरेंस करा दिया है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो जन्मजात हुआ उपार्जित प्रतिरोधकता के मध्य अंतर है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ हमने आपको रोग कारक यानी कि रोगाणु क्या होता है, इसकी भी हमने आपको पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।